गुजरात में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। गुजरात सरकार में राज्य मंत्री और 3 बार के विधायक जगदीश विश्वकर्मा अब गुजरात बीजेपी के नए बॉस होंगे। जगदीश विश्वकर्मा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल को रिप्लेस करेंगे। आज उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। आखिरकार गुजरात बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है। गुजरात में बीजेपी ने जगदीश विश्वकर्मा पर दांव लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी जगदीश विश्वकर्मा ही गुजरात बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। आज उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ जगदीश विश्वकर्मा ने ही नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में उनका अध्यक्ष बनना तय हो गया है। शनिवार को औपचारिक तौर पर भी इनके नाम का ऐलान हो जाएगा। जगदीश विश्वकर्मा का जन्म 12 अगस्त 1973 को अहमदाबाद में हुआ था। साल 1995 से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। साल 2012 में अहमदाबाद शहर के निकोल से विधायक चुने गए। साल 2017 में दूसरी बार निकोल विधानसभा जीतकर विधायक बने। साल 2022 में लगातार तीसरी बार निकोल विधानसभा से जीतकर विधायक बने। मौजूदा समय में वे भूपेंद्र पटेल सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अहमदाबाद के निकोल से विधायक जगदीश विश्वकर्मा ओबीसी समुदाय से आते हैं। गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमित चावड़ा भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में इसे कांग्रेस के ओबीसी कार्ड की कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि गुजरात में 50% से ज्यादा ओबीसी हैं। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। जगदीश विश्वकर्मा को अमित शाह का करीबी माना जाता है। उन्हें संगठन और सरकार दोनों में काम करने का लंबा अनुभव है। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि वो पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष के लिए आज एक नामांकन किया गया है। सरकार में मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने नामांकन किया है। हमारे साथ भाजपा के विधायक हैं अल्पेश ठाकुर, उनसे बात करते हैं। अल्पेश भाई, जगदीश विश्वकर्मा ने आज नामांकन किया है, किस तरह देखते हैं इस नामांकन को? और नए प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। देखिए, जिस तरह से जगदीश भाई विश्वकर्मा ने नामांकन किया है, शीर्ष नेतृत्व ने उनका चयन किया है, तो मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ उन भाजपा के गुजरात प्रांत के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो उनके नेतृत्व में जो पार्टी काम करेगी, हम ये मानते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर और मजबूताई से और जोरों से काम करेंगे, क्योंकि जगदीश भाई के पास संगठन और सरकार दोनों का एक लंबे वक्त का बहुत अनुभव है उनके पास। उस अनुभव का फ़ायदा हमको भी मिलेगा, पार्टी को भी मिलेगा। और जगदीश भाई विश्वकर्मा की इस जो चयन किया है उसको मैं अच्छे तरीके से उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी। जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश प्रमुख हैं वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, भाजपा के प्रदेश प्रमुख भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, क्या ये ओबीसी वोट बैंक को साधने की राजनीति भाजपा की देखी जाए? देखिए, भाजपा एक लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी, न कि नेताओं की पार्टी। उन लाखों कार्यकर्ताओं में से जो निपुण है, जिसने काम किया अच्छा है, जिसका एक बैकग्राउंड अच्छा है, जिसका बरसों का अनुभव है, उस सारे मापदंडों को देखा जाता है, उसकी ईमानदारी को देखा जाता है, उसके बाद चयन किया जाता है। तो उन लाखों कार्यकर्ताओं की टीम जहां उनको मिली है तो उनको सफल होना तय है। और जहां पे मैं दूसरी पार्टियों की बात नहीं करूंगा, जहां सिर्फ नेता बचे हैं, कार्यकर्ता नहीं बचे, यहाँ लाखों कार्यकर्ताओं को एक नेता दिया है। और उसके रूप में गुजरात प्रांत में जगदीश भाई विश्वकर्मा का जो चयन हुआ है, मैं ये मानता हूं कि उन लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज़, उन लाखों कार्यकर्ताओं की संवेदनाओं को समझने का पूरा प्रयास करेंगे जगदीश भाई। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय के चुनाव भी आ रहे हैं और फिर विधानसभा को तो अभी बहुत देर है, पर स्थानीय निकाय के चुनाव उनकी पहली जो है प्राथमिकता रहेगी। क्या फ़र्क पड़ेगा उनके चयन से पार्टी के परफॉर्मेंस में? और क्या देखते हैं कि आपने जिस तरह कहा कार्यकर्ताओं के दम पे पार्टी जीतती है? देखिए, भाजपा ऑलवेज इलेक्शन मोड में रहती है, क्योंकि वो ऑलवेज लोगों के बीच रहती है। एक महीने के अंदर 15 दिन तो हमें वैसे काम दिए जाते हैं जहां लोगों के बीच सतत रहना पड़ता है। तो भाजपा को नई तैयारी कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जो पार्टी लोगों के बीच रहती है, लोगों का काम करती है, लोगों के लिए दौड़ती है, तो उसको नई तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर कोई चुनौती नहीं है। भाजपा निर्विवाद अच्छी तरीके से जीत जाएगी।
अल्पेश ठाकुर जो खुद एक ओबीसी समुदाय का एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा के लिए जो है वो एक कार्यकर्ता की जो है नियुक्त किए गए हैं। जगदीश विश्वकर्मा कार्यकर्ता के तौर पे आए हैं, वो भले ही ओबीसी समुदाय से आते हो, पर एक कार्यकर्ता की पसंदगी की गई और इससे लाखों कार्यकर्ता खुश है और उनके सामने जो है कोई बड़ी चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, तो वैसे में लाखों कार्यकर्ताओं का सपोर्ट उनको हमेशा मिलता रहेगा। गांधीनगर से कैमरा साइजान के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गुजरात में कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने में जुटी है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के मुद्दे को हथियार बनाकर सिग्नेचर और मिस कॉल कैंपेन की शुरुआत की। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दावा किया कि बीजेपी ने वोट चोरी की शुरुआत गुजरात से ही की थी। कुछ इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में सिग्नेचर और मिस कॉल कैंपेन की शुरुआत कर दी। कांग्रेस के इस कैंपेन का मकसद कथित वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना है। कांग्रेस का सिग्नेचर और मिस कॉल कैंपेन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरे गुजरात में जनता के बीच जाएंगे और वोट चोरी के मुद्दे पर सिग्नेचर के जरिए समर्थन हासिल करेंगे। पूरे वोट चोरी का नेक्सस मैं मानता हूं कि उसकी शुरुआत गुजरात से ही हुई होगी। हमने भी नवसारी लोकसभा में 84 विधानसभा का पूरा जो वोटर लिस्ट है उसको चेक किया। बड़े पैमाने पे वोट चोरी पकड़ी गई है। इसी वोट चोरी को एक्सपोज करने के लिए जो वोट चोरी करने वाले भाजपा के नेता है उनको एक्सपोज करने के लिए पूरे गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों के पास जाके विनती कर रहे हैं। ये कोई राजकीय लड़ाई नहीं है, वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है। गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इस कैंपेन की शुरुआत करते हुए बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने वोट चोरी की शुरुआत गुजरात से ही की थी। लोकशाही बचाने के लिए, अपने संवैधानिक वोट के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे सिग्नेचर कैंपेन मिस कॉल अभियान में लोगों को जुड़ने के लिए हम सबके पास जाके अनुरोध विनती कर रहे हैं। आज पूरे गुजरात में हर गांव में, हर शहर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाके वोट चोरी के लोगों को लिए जागरूकता ला रहे, लोगों के हस्ताक्षर ले रहे, मिस कॉल नंबर पे कॉल करवा रहे और आने वाले समय में 2027 तक हम पूरे गुजरात में ये वोट चोरी के नेक्सस को एक्सपोज करेंगे, वोट चोरों को एक्सपोज करेंगे और 27 में उनको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। बिहार के बाद देश भर में एसआईआर होने के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी और ज्यादा आक्रामक हो गई है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को देशव्यापी बनाना चाहती है, लिहाजा हर राज्य में सिग्नेचर कैंपेन को चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को हथियार बनाकर अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की आक्रामकता से साफ है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने वाला है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात का वो शक्तिपीठ जहां आस्था और वैभव दोनों का संगम देखने को मिलता है, महसाणा का बहुचराजी मंदिर, जहां मां बहुचर को 300 करोड़ की कीमत वाला नवलखा हार पहनाया गया। यह हार 300 वर्ष पुराना है और अब इसकी कीमत 300 करोड़ से भी अधिक है। दशहरे के अवसर पर मां का श्रृंगार इसी हार से किया गया। गुजरात का प्रसिद्ध शक्तिपीठ महसाणा का बहुचराजी मंदिर, जहां विजयदशमी के मौके पर निभाई जाती है बरसों पुरानी परंपरा, जहां हर भक्त की नजरें सिर्फ मां के उस दिव्य श्रृंगार पर टिक जाती है, जिसे देखना भक्तों के लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। मां का ऐसा दिव्य रूप जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। दशहरे के मौके पर मां बहुचराजी का भव्य और दिव्य श्रृंगार करने की परंपरा है।
इस दौरान मां को 300 करोड़ का बेशकीमती नौलखा हार पहनाया गया। जैसे ही मां को यह अनमोल नौलखा हार पहनाया गया तो पूरा दरबार जगमगाने लगा। हरे, नीले और सफेद नीलम से सजा ये हार कोई साधारण हार नहीं, बल्कि इसके हर पत्थर की कीमत करोड़ों में है। मां को पहनाए गए इस नौलखा हार की कहानी भी उतनी ही अनोखी है जितना भव्य ये नजारा है। कहा जाता है कि दशहरे के मौके पर मां को पहनाया जाने वाला ये हार करीब 300 साल पुराना है। मान्यता है कि 300 साल पहले बड़ोदरा के राजवी मानाजी राव गायकवाड़ ने मां बहूज को ये हार भेंट किया था। 10 साल पहले जो हरियों को बताया था, उन लोगों ने 300 करोड़ के आसपास इसका मूल्य किया था। आज की तारीख में तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। मां के दिव्य श्रृंगार के बाद उनको भ्रमण के लिए बाहर लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच भव्य पालकी में माताजी की ये भ्रमण यात्रा मुख्य मंदिर से शामी वृक्ष तक पहुंची, जहां मां बहूज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ढोल और नगाड़ों की थाप, हाथ में लहराती तलवारें, भक्तों का उत्साह और मां के जयकारे, पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब हम नौलखा हार है वो अपने स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकालते हैं और माताजी को पहनाते हैं। माताजी आज शाम को नौलखा हार पहन के पूरे बेचराजी सिटी का प्रदक्षिणा करेंगे। आस्था की ये झलक सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि वो आभार है जो भक्त देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। गुजरात के सभी मंदिरों में मां बहुचर का ये नौलखा हार सबसे कीमती भेंट माना जाता है और यही वजह है कि मां बहुचर का ये धाम आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है। मनीष मिस्त्री, मेहसाणा। बहुचराजी मंदिर में चली आ रही परंपरा के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ हर वर्ष दशहरे और नववर्ष पर मां का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मां को नौलखा हार से सजाया जाता है। वह हार जिसकी कीमत 320 करोड़ से अधिक बताई गई, वो इस बार सजाया गया। संभवतः यह देश में मां का सबसे महंगा श्रृंगार है। अब हार की खूबियां भी आपको बता दें। ये हार कितना महंगा है। 300 करोड़ की कीमत वाला ये हार हरे, नीले, सफ़ेद नीलम से जड़ा है और एक नीलम मणि की कीमत करोड़ों में है। 1783 का इसे बताया जाता है और तब इसकी कीमत 9 लाख रुपए थी। मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों की बात मानी तो 10 वर्ष पहले जौहरियों से इस हार का जब मूल्यांकन कराया गया तब इसकी कीमत 300 करोड़ आंकी गई थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मां का यह हार कितना बेशकीमती है। 1783 में राज परिवार के रावजी मानाजी राव गायकवाड़ ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के बाद इस बेशकीमती हार को मां को समर्पित किया था। जाहिर है विशेष हार की सुरक्षा में पुलिस तैनात रहती है और जब मां को ये हार पहनाया जाता है, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, तब राजसी अंदाज में पुलिस मां को गार्ड ऑफ ऑनर देती है। 300 वर्ष से इस परंपरा को निभाया जा रहा है। अहमदाबाद से गरबा का एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुरुष पारंपरिक साड़ी पहनकर गरबा करते दिख रहे हैं। दरअसल इस अनूठे अनुष्ठान के पीछे 200 वर्ष पुरानी एक कथा है। ये कहानी साड़ू माता से जुड़ी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समुदाय के पुरुषों को श्राप दिया था क्योंकि वो उनकी रक्षा करने में विफल रहे थे। इस श्राप का प्रायश्चित करने के लिए उनके वंशज नवरात्रि के दौरान साड़ी पहनकर गरबा करते हैं। ये पुरुष पूरी भक्ति के साथ गरबा करते हैं। माना जाता है कि यह अनुष्ठान प्रतीकात्मक रूप से श्राप को हटाता है। साड़ू माता के बलिदान आत्मा का सम्मान करता है। गुजरात के जामनगर में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा का विशेष महत्व है। राजपूत समुदाय की तरफ से दशहरे पर्व पर बड़ी धूमधाम परंपरागत रूप से मनाया गया। इस दौरान राजपूत समुदाय से जुड़े लोगों ने यज्ञ के साथ साथ शस्त्र पूजन किया। जामनगर की बीजेपी विधायक और रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा ने भी शस्त्र पूजा के बाद देश और समाज कल्याण के लिए प्रार्थना की। आज रोज जामनगर जिला एवं महानगर की विविध संस्था एवं राजपूत युवा संघ के माध्यम से दशहरा का जो फेस्टिवल है वो हमारी भारतीय परंपरा एवं क्षत्रिय समाज की जो एक परंपरा, सविशेष परंपरा रहती है, उनको एक उजागर करते हुए आज शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा की आराधना के 9 दिन बाद दशहरा के फेस्टिवल पर शस्त्र पूजन का एक आयोजन किया गया, जिनमें मुझे भी पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। तो मैं पूरे हृदय से सभी संस्थाओं को एवं समाज के प्रतिनिधि मंडल को और नगरजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी।
खबर पाकिस्तान की, जिसे आज पूरी भारतीय सेना ने दो टूक चेतावनी दी। वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान के F-16 उड़ाने के बारे में बताया तो आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के 2.0 में भारतीय सेना संयम नहीं बरतेगी। पाकिस्तानी सोच ले नक्शे पर रहना है या नहीं। ये सारी चेतावनियां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की लाइन पर हैं जिसमें उन्होंने विजयादशमी के अवसर पर सरक्रीक पर हिमाकत करने का पाकिस्तान का इतिहास भूगोल बदलने की चेतावनी दी थी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की नज़र सरक्रीक पर क्यों है और उससे जुड़ा विवाद क्या है। प्रधानमंत्री जी, आपके लिए जमीन का टुकड़ा हो सकता है, हमारे लिए वो हमारे शरीर का अंग है और हम हमारे शरीर के अंग को कटने नहीं देंगे। 13 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सरक्रीक को जिगर का टुकड़ा बताया था। सवाल ये कि जिस सरक्रीक को लेकर नरेंद्र मोदी ने तब की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उस सरक्रीक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अचानक पाकिस्तान को खबरदार क्यों कर रहे हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा विवादित इलाका है जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं, नाम सरक्रीक। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। सवाल है कि सरक्रीक क्या है, इसे लेकर विवाद क्या है और अचानक भारत की तरफ से पाकिस्तान को इसे लेकर चेतावनी क्यों दी जा रही है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। तो रक्षा मंत्री ने जो बात कही उससे पता चलता है कि सरक्रीक के जिस इलाके को लेकर दोनों देशों में विवाद है, वहां पर पाकिस्तान की सेना ने अचानक अपनी सक्रियता बढ़ा दी क्योंकि उसकी नीयत खराब है। लेकिन सवाल ये कि सरक्रीक विवाद क्या है और क्यों पाकिस्तान की तरफ से वहां हिमाकत की जा सकती है। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। क्रीक का मतलब समुद्र की सकरी खाड़ी होता है और सरक्रीक एक ऐसी ही 96 किलोमीटर लंबी सकरी खाड़ी है जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच में पड़ती है, जिस पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, अपने अपने पक्ष है। अंग्रेजों के शासन में ये पूरा इलाका ब्रिटिश सरकार का हिस्सा था। 1947 के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और कच्छ भारत का। पाकिस्तान बंटवारे के बावजूद 1914 के समझौते के तहत सरक्रीक पर दावा जताता है, वहीं भारत इसे नहीं मानता, इसलिए सरक्रीक को लेकर विवाद है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक भारत का दावा ज्यादा पुख्ता है, जो कहता है कि कोई भी ऐसा पानी का हिस्सा जहां नाव चल सकती हो और उसके दो किनारे अलग अलग देशों में हो, तो किनारे से पानी के बीच तक की जमीन एक देश की होती है, वहां से अगले किनारे तक दूसरे देश की। लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता। पाकिस्तान कहता है कि भारत का हिस्सा किनारे तक ही है, भारत के बॉर्डर से ही उसका हिस्सा शुरू हो जाता है। पानी वाला हिस्सा पाकिस्तान अपना कहता है। बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये सरक्रीक की जमीन पाकिस्तान के पास चली गई तो हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। अगर ये सरक्रीक की जमीन पाकिस्तान के पास जाती है तो गुजरात किसी भी हालत में सलामत नहीं रह सकता है। और जिस प्रकार से आतंकवादी आसानी से मुंबई में घुस सके थे, ये सरक्रीक जाने के बाद किसी भी गांव गली मोहल्ले में पाकिस्तान के आतंकवादी घुस सकते हैं, पाकिस्तान की सेना घुस सकती है और 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा, इसको बचाने की दिल्ली सरकार के पास कोई ताकत नहीं है। अब सवाल है कि पाकिस्तान सरक्रीक को लेकर दावा किस तर्क के आधार पर करता है। तो इसकी वजह यह कि सरक्रीक में गर्मियों के कुछ दिनों में पानी ज्वार भाटा की वजह से समुद्र में चला जाता है। सरक्रीक में पानी का स्तर इतना कम हो जाता है कि पानी की नाव नहीं चल सकती,
गर्मियों में यहाँ दलदल बन जाता है। क्योंकि वो दलदल हो जाता है, उससे बॉर्डर बीच से नहीं बनेगा बल्कि भारत के किनारे से बनेगा। अब सवाल ये कि अगर वो दलदल भी हो जाता है तो वो बॉर्डर भारत के किनारे से क्यों बनेगा, पाकिस्तान के किनारे से क्यों नहीं? तो उसकी दूसरी वजह पाकिस्तान ये दलील देता है कि ऐसा अंग्रेजों के जमाने में तय हो गया था, लेकिन पाकिस्तान की ये दलील भी गलत है। सिंध के राजा महाराजा और कच्छ के राजा महाराजा के बीच में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी और उस संधि के अंदर तय हुआ था कि ये जो 9000 स्क्वायर किलोमीटर का सर्कल का इलाका है उसमें से 10% जगह सिंध के पास रहेगी और 90% जगह कच्छ के महाराजाओं के पास रहेगी। दरअसल साल 1914 में ब्रिटिश सरकार ने सरक्रीक को लेकर एक दस्तावेज जारी किया। कच्छ और सिंध में बॉर्डर बनाया। समझौता हुआ कि सरक्रीक में बॉर्डर पानी के बीच से निकलेगा, लेकिन इस दस्तावेज के नक्शे में एक लाइन वहां बना दी जहां कच्छ की तरफ किनारा है। मतलब लिखा ये कि बॉर्डर पानी के बीच से निकलेगा, लेकिन जो नक्शा बनाया उसमें लाइन वहां बना दी जहां कच्छ की तरफ किनारा है। मतलब नक्शे में पानी वाला हिस्सा सिंध की तरफ था, लेकिन लिखा ये कि बॉर्डर बीच से होगा। पाकिस्तान इसी नक्शे की दलील देने लगा। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने फिर 1925 में एक और नक्शा जारी किया, जिसमें पानी के बीच में कच्छ और सिंध के बॉर्डर के मार्कर खंबे दिखाए गए। भारत का कहना है कि 1925 में फाइनल तो हो गया था, लेकिन पाकिस्तान 1914 का हवाला देता है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने यहीं से भारत पर हमला किया था। इस हमले में गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता पाकिस्तान के हमले में शहीद हो गए थे। इस जंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में कच्छ के रण का 90% हिस्सा भारत को सौंप दिया गया और पाकिस्तान के दावे को खारिज किया गया। पाकिस्तान का कहना है कि इस ट्रिब्यूनल ने सरक्रीक पर कुछ नहीं कहा, इस वजह से विवाद बना हुआ है। इसी सरक्रीक में पाकिस्तान की सेना की अचानक सक्रियता बढ़ने से भारत खबरदार हो गया है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।